यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, कल से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की है। कल हमने जियोमॉर्फोलॉजी का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, उसका सिलेबस देखा था, जिसमें मैंने आपको प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस बताया था। यूपीएससी जिस बेस पर क्वेश्चन पूछता है, किन पोर्शंस से वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, उन्हें मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था। इस तरीके से हमने 3 प्रायोरिटीज़ देखी थी कि किस तरीके से आपको ज़्यादा फोकस किन टॉपिक्स पर करना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो तैयारी करेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जो यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब की है, यूपीएससी ने दी है, ताकि हम सही से अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि सब कुछ इंटीग्रेटेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं। आप पहला समझेंगे तभी दूसरा समझ पाएंगे, पहला दूसरा समझेंगे तभी तीसरा समझ पाएंगे, और इसी तरह सारे लिंक्ड होते हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस मैंने बताई है, उन्हें इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जब जो टॉपिक प्रायोरिटी में है, जब हम उनकी स्टडी करें, तो आप उन पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ़ोकस करें, थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में उसको देखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस लगातार और ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला जो टॉपिक दिया गया है, वो है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। लेकिन फ्रेंड्स, जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स पर हम आएँ, इससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम जानें कि हमारे अर्थ की हिस्ट्री क्या रही है, जिसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ कहते हैं। जो पीरियड्स अर्थ के बीत बीत चुके हैं, उन्हें जानना ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स पर हम आएँगे, तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, जो इन हिस्ट्री में छुपी हुई है, तो वो जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए कि वो टॉपिक्स अच्छे से हम समझ पाएँ, ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम अर्थ के हिस्ट्री को जानें। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। पहले हम समझेंगे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्या है, कैसा रहा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें रहीं। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ की बात करें, तो अर्थ्स हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइम स्केल्स। First, time scales have been termed as eras or periods, and then further divided into several epochs. अर्थ के हिस्ट्री की बात करें तो इसे अलग-अलग टाइम स्केल में डिवाइड किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग-अलग सिचुएशंस में, अलग-अलग पीरियड्स में अलग-अलग इवेंट्स हुए हैं। तो उन इवेंट्स को कैटेगराइज़ किया जा सके कि पहले सिचुएशन क्या थी, फिर सिचुएशन क्या रही, उसके बाद सिचुएशन क्या हुई, ताकि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। अब इतनी पुरानी हिस्ट्री रही है, आप समझिए अर्थ क्या, अगर उसको पूरे को सिर्फ़ इस तरीके से कह दिया जाए कि अर्थ's हिस्ट्री, तो हमारे लिए थोड़ा-सा अजीब हो जाएगा, थोड़ा-सा वेग लगेगा सुनने में। ये क्या बात हुई? लेकिन अगर कैटेगरी वाइज़ किस तरह से लाइफ़ आगे बढ़ी है, जैसे ह्यूमन लाइफ़ की ही बात कीजिए, तो पहले हमारी चाइल्डहुड है, फिर हमारी यूथनेस आती है, यंग होते हैं हम, फिर मिड एज है, फिर ओल्ड एज है, तो कैसे कैटेगरी वाइज़ डिवाइडेड। अगर हमारे लिए ये कहा जाए कि मान लीजिए हम ओल्ड एज में हैं, तो योर पास्ट, तो थोड़ा-सा अजीब लगेगा। लेकिन अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस बताएँ अलग-अलग टाइम पीरियड के, तो वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है हमारी। इसीलिए अर्थ के हिस्ट्री को भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि किस पीरियड में क्या रही रही है चीज़ें, और कब कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुई है चीज़ों की। क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में ऐसे टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे, जिनमें उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी कि इनका पास्ट क्या रहा है, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, कैसे ओरिजिनेशन रहा है, तो उसमें भी ये हमारी मदद करता है। तो अलग-अलग टाइम स्केल्स में डिवाइड की गई है। पहले क्या हुआ कि इनको थोड़े बड़े तौर पर क्या टर्म दिया गया, इनको एराज़ कहा गया। एराज़ को पीरियड्स भी आप कह सकते हैं। फिर
पीरियड एक बड़ा पार्ट है। उसके अंदर छोटे-छोटे चीज़ें और भी डाली गई जिसे एपॉक कहा गया। उनको सेवरल एपॉक में डिवाइड किया गया कि एक एरा है उसके अंदर भी क्या-क्या चीज़ें रही हैं। एक बड़ा पीरियड उसके अंदर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पीरियड्स। तो वो कौन से एराज़ रहे हैं पहले उन्हें देखते हैं हम। मान लीजिए ये अर्थ है तो इसका जो पहला एरा रहा है शुरुआत जहाँ से हुई वो है हमारा अज़ोइक एरा। इसी को आर्कियन एरा भी कहा जाता है। इसकी जो टाइम पीरियड रही है वो ही रही है 4000 टू 600 मिलियन ईयर्स अगो। सेकंड हमारा है पैलेओजोइक एरा। इसे प्राइमरी पीरियड भी कहा जाता है जो हमारी रही है 600 टू 225 मिलियन ईयर्स अगो। थर्ड पीरियड की बात करें तो वो है मेसोजोइक एरा जिसे सेकेंडरी पीरियड भी कहा जाता है जो हमारी 225 टू 70 मिलियन ईयर्स अगो रही है। फोर्थ है सेनोजोइक एरा जिसे टर्शियरी पीरियड कहा जाता है जो 70 टू 1 मिलियन ईयर्स अगो रही है। और फिफ्थ है और लास्ट है नियोजोइक एरा जिसे क्वाटरनरी पीरियड भी कहते हैं जो है 1 मिलियन ईयर्स अगो टिल डेट। इतने टाइम पीरियड से अभी तक। अब इन्हें हम जरा सा डिटेल में समझेंगे कि इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें रही, कौन-कौन से एपॉक आए और भी क्या इवेंट्स हुए, एक-एक करके हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आइए प्रेज़ेंट करते हैं, हम लोग समझते हैं कि अजोइक एरा कैसा रहा है। मैं थोड़ा-सा पॉज़ लूँगा क्योंकि मुझे चीज़ों को लिखना पड़ेगा, तो आपका टाइम बेवजह किल ना हो इसलिए ऐसा करते हैं कि वीडियो हम थोड़ा-सा पॉज़ कर लेते हैं और फिर मैं लिख के आपके सामने आता हूँ। आइए फ्रेंड्स पहले एरा पर बात करते हैं। पहला है हमारा अजोइक और आर्कियन एरा जैसा कि हमने बात की। इसकी पीरियड है 4000 टू 600 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें जो एपॉक इन्वॉल्व्ड है, जो मैंने कहा कि एक बड़े एरा को छोटे-छोटे एपॉक्स में डिवाइड किया गया था। इसे भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड ही आप समझें। तो इसमें जो इन्वॉल्व था वो है प्री कैम्ब्रियन। अब देखिए फ्रेंड्स जब आप बुक्स देखेंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल की जब आप तैयारी करें, थोड़ी-सी यहाँ मैं बातचीत करना चाहूँगा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की जब आप बुक्स लेंगे, कोई भी कोशिश करेंगे मार्केट में लेने की, तो उसमें इतनी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो जो आपका सिलेबस है और उसमें जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप टॉपिक दी गई है, मैंने कई सारे बुक्स देखे हैं। एक भी बुक मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक दी जिसमें एकदम पहला जो टॉपिक है वो फिर वो फिर वो फिर वो स्टेप बाय स्टेप और जो पूछा गया है जो टॉपिक्स हैं एकदम उसके अनुसार दिया गया हो ऐसा मुझे एक भी बुक नहीं मिला। ज्योग्राफी पे अच्छे से अच्छे बुक्स लिखे गए हैं लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर कोई बुक लिखा जाए, ऐसा बुक कोई अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैंने बहुत सारे बुक्स देखे हैं और ऐसा बुक आई थिंक है भी नहीं कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम फ़ोकस्ड यूपीएससी को ध्यान में रखकर कोई बुक तैयार किया गया हो। जब आप उन बुक्स को देखेंगे जो भी मार्केट में है फ्रेंड्स, तो आप एक भ्रमजाल में पड़ेंगे। उसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो यूँ समझिए कि उसका 25% भी आपके काम का नहीं है। इसीलिए तैयारी करने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके दिमाग में तो पहले सिलेबस इस तरीके से क्लियर हो कि जो दिया गया है वो और उस पर यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो भी टॉपिक है, आपने एक टॉपिक चुना, अब उस पर देखिए कि यूपीएससी ने किस तरीके के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए अब आप टॉपिक की तैयारी करें। मुझे कोई ऐसा बुक नहीं मिला जो इस पैटर्न पे हो। सच कहूँ तो एक-एक टॉपिक को तैयार करने के लिए मुझे कई सोर्सेज़ का सहारा लेना पड़ा। कई सारे बुक्स नहीं, बुक्स तो मैंने वो मेरा नज़रिया नहीं है कि मैं 10 बुक में चले जाऊँ क्योंकि बातें एक ही होती है। रिसर्च के लिए मैंने सब पर रिसर्च की कि हाँ, यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ैक्ट कोई है या नहीं।
तो ऐसा कोई मिला नहीं और कोई एक बुक में बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ लिखी गई हों, ऐसा भी नहीं है। तो आपको कई सोर्सेज़ का सहारा लेना पड़ेगा। एक टॉपिक है, थोड़ा-सा आपने बुक में देखा, थोड़ा-सा आपको इंटरनेट में जाना पड़ेगा और इंटरनेट पे भी कौन से क्रेडिबल सोर्स होंगे, वो भी ढूँढना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी-सी मेहनत लगती है इसमें, मेहनत करना पड़ेगा आपको जाके, तब जाके आपको सैटिस्फैक्टरी जो आप चाहेंगे कि एक नोट मेकिंग आपके लिए हो सके, एक राइट नोट मेकिंग, सैटिस्फैक्टरी नोट मेकिंग तब जाके तैयार हो सकेगी। और उसमें भी बड़ा एक चैलेंज ये आता है कि बुक में जो है उसमें से क्या पढ़ें, नोट और कहाँ से क्या लें और नोट किस तरीके से तैयार करें। क्योंकि अगर आप इन्हीं मैं बात करूँ जैसे इस पर बात कर रहा हूँ, एराज़ की बात करूँ, तो बुक में जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री आप देखेंगे, तो उसमें तो ये सब चीज़ें आपको एराज़ के नाम मिलेंगे, उसमें एपॉक्स मिलेंगे और एपॉक्स की भी बहुत सारी डिटेलिंग की गई है। मतलब बेवजह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे। अगर मैं इसी टॉपिक की बात करूँ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, इस पर क्वेश्चन नहीं आने वाले। कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्या रहा है, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी को समझने के लिए ये टॉपिक ज़रूरी है। नहीं तो जियोमॉर्फोलॉजी समझ में नहीं आएगा ठीक से आपको। लेकिन अगर जो ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है बस उतना ही ध्यान में रखना है। बेवजह आप एक्स्ट्रा ना जाएँ, कि ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ों को देख रहे हैं। आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो बिल्कुल एग्ज़ाम फ़ोकस्ड, एग्ज़ाम बेस्ड कि आप आंसर राइटिंग करने के लायक खुद को बना सकें। उससे एक्स्ट्रा ना जाएँ आप, क्योंकि अगर आप मान लें मैं ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल की बात करूँ या कोई भी ऑप्शनल की बात करूँ, अगर आप एक-एक बुक पढ़ने बैठेंगे ना इनकी जो मार्केट में मिलती है, तो समझ लीजिए सालों भर से ज़्यादा उसी में वक़्त लग जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स तो छोड़ ही दीजिए आप, तब भी शायद वो बुक खत्म ना हो पाए। तो सबसे पहले आप ये बिल्कुल डिफाइंड कर लीजिए आप अपना सिलेबस और क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं उस पैटर्न पर समझ कर एनालाइज़ कर कर एक प्लानिंग करके आपको ये समझ लेना चाहिए कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। एक्स्ट्रा आप बिल्कुल ना जाएँ, इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा कि क्या बिल्कुल छोड़ देना है। बिल्कुल एग्ज़ाम फ़ोकस्ड ही तैयारी करें, स्मार्ट स्टडी करें कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाए। नहीं तो देखिए अब मान लीजिए कि आपने पूरी बुक पढ़ डाली जो ज्योग्राफ़ी पे लिखी हुई है। आपको लग रहा है मैंने खूब मेहनत कर ली, लेकिन उसमें से 10% भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार। तो इसीलिए यूपीएससी के दिमाग को पहले समझ लें आप, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और अब ऑप्शनल में भी जो यूपीएससी शिफ्ट हो रहा है, पहले थोड़ा-सा टाइम था कि वो इस तरीके से पूछता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक्स में मिलते थे। लेकिन अब ऑप्शनल में भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है जो एप्लाइड फॉर्म है। जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक पर कोई क्वेश्चन उसको उसको पूछना है, तो वो इस तरीके से पूछता है, यहाँ पर ऐसा अर्थक्वेक आया, तो इससे यहाँ पर क्या-क्या चैलेंजेज़ हुए? मतलब वो स्पेसिफिक थोड़ा-सा करंट शामिल करने लगा है उसमें। प्रैक्टिकल बेस्ड जो घटनाएँ उस जो टॉपिक है उस पर जो घटनाएँ घट जाती हैं या रियलिस्टिक वे में जो एप्लीकेशन हो रहा है उसको, वहाँ से वो क्वेश्चन लेता है। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि आप एग्ज़ाम फ़ोकस तैयारी करें। आंसर राइटिंग जो आप कर पाएँ, उस हिसाब से अपने नोट्स को तैयार करें आप, उसी हिसाब से स्टडी करें। तो इसके लिए प्लानिंग आप अच्छे से पहले कर लें। इसीलिए मैंने जो तरीका बताया जैसे पहले क्लास में मैंने बताया आपको कि एक तो यूपीएससी का सिलेबस है। मैंने आपको प्रायोरिटी वाइज़ सिलेबस बताया कि किन पर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, किन पर कम। और पढ़ना तो सबको है, समझना सबको है, लेकिन कहाँ ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो आप अपनी मेहनत का सही-सही अंदाज़ा लगा सकें कि कहाँ पे कितना पुट करना है। और अगर किसी को टॉपिक को समझने के लिए किसी और टॉपिक की ज़रूरत है, भले उस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है, तो वहाँ पर उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। अब देखिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पर कोई क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा है। लेकिन ये जियोमॉर्फोलॉजी को समझने के लिए ज़रूरी तो हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग टॉपिक्स पर आएँगे, जैसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। तो पहले मैं आपको उस पर क्वेश्चन बताऊँगा, जैसे मैंने बहुत पहले स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास में आपको बताया था। पहले मैं आपको ये दिखाऊँगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है इस पर। फिर हम लोग उस टॉपिक की स्टडी करेंगे
और जब पूरा जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस से आकर हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे ऑप्शनल के क्वेश्चंस की। तब जाके हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी और इसी तरीके से आपको चलना है। आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। Known for construction of silts which forms the basement rock which facilitated subsequent development of relief features in a given continent. ये जो पीरियड रहा है ये जाना जाता है सील्ड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। सील्ड्स क्या है? बेसमेंट रॉक, जहां से बेस शुरू हुई है, जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की नींव जिसे आप कहते हैं। तो धरती की जो सबसे समझिए कि अगर अर्थ जिन जिन मटेरियल से बना हुआ है उसका जो बेस रहा है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे अभी आप लैंड फॉर्म्स देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, प्लेट्यूज देखते हैं, रॉक्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत तो कहीं न कहीं से हुई है, एक बेस रॉक से हुई है। तो जो बेसमेंट रॉक है, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था अजोइक एरा। उसके बाद फिर हुआ क्या, इस रॉक ने आगे की चीज़ों को फैसिलिटेट किया कि अब इसके ऊपर जो डेवलप होगा, वो इन मटेरियल्स से होगा। तो बेसमेंट रॉक उन्होंने बेसमेंट मटेरियल्स प्रोवाइड की, उन्हीं को सिल्ट्स कहते हैं। फैसिलिटेटेड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, सब्सिक्वेंट मतलब आप जानते हैं फॉलोइंग आफ्टरवर्ड्स, जो आगे होने वाला है, ऑफ रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स, अर्थ पे जो भी रिलीफ फीचर्स हैं आप जानते हैं, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इन अ गिवन कॉन्टिनेंट, किसी भी एक कॉन्टिनेंट। स्विफ्ट कूलिंग ऑफ सिल्ट्स ड्यू टू डी-गैसिंग प्रोसेस restricted shorting, resulting in trapping up of even heavier substances. धीरे धीरे शुरुआत में जब अर्थ बनी थी, आप जानते हैं प्लैनेट्स की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस रही है, प्लैनेट्स गैसेस से बने हुए थे। अर्थ की भी जो शुरुआत हुई है वो एक गैसियस तरीके से हुई है कि अर्थ बहुत शुरुआत में गैस की वजह से बहुत हीटेड था, क्योंकि चारों तरफ गैस भरे हुए थे और गैस का तो आप जानते हैं नेचर की हॉटनेस क्रिएट करता है। तो अर्थ भी शुरुआत में बहुत हीटेड था। धीरे धीरे कूलिंग हुई, कूलिंग डी-गैसिंग प्रोसेस से गैस ब्रह्मांड में फैलते चले गए, तो धीरे धीरे कूलिंग होती चली गई। अब कूलिंग होने से क्या होता है, सब्सटेंस सिकुड़ते हैं, आप जानते हैं। तो सिकुड़ा जब तो इससे क्या हुआ, इसने रिस्ट्रिक्ट किया शॉर्टिंग को रिस्ट्रिक्ट किया। शॉर्टिंग कहने का मतलब चीज़ें अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएं तो उसे आप शॉर्टिंग कहेंगे। तो जब कूलिंग हुई तो इसने रिस्ट्रिक्ट किया शॉर्टिंग नहीं होने दिया। शॉर्टिंग जब नहीं हुई तो धरती के अंदर जो भी सब्सटेंसेस थे वो ट्रैप हो गए। जो भी इस लेवल में जो सब बेसमेंट रॉक थी उसमें चीज़ें ट्रैप हो गई। ट्रैप होने से क्या हुआ, इट इज़ देयरफॉर दैट सील्स आर अडोब ऑफ मेटालिफरस मिनरल रिसोर्स, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। ट्रैपिंग का मतलब आप जानते हैं, समा जाना, एक तरह से कहिए कि फँस फँस जाना, एक तरीके से कह सकते हैं आप, ट्रैप, जाल। तो जो भी चीज़ें सिकुड़ी, तो जो भी चीज़ें अंदर में थीं वो बाहर नहीं निकल पाईं, इसीलिए सील्ड्स जो हैं उनको कहा जाता है कि वो अडोब ऑफ मेटालिफरस मिनरल रिसोर्स हैं। जो भी मिनरल रिसोर्सेज अभी आप सुनते होंगे, अगर आप आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ का जो कोर है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक, बहुत सारे मिनरल्स हैं, आप जानते हैं इन सब चीज़ों का। तो जो सील्ड्स है ये अडोब ऑफ मेटालिफरस, कि मेटल वाले जो मिनरल्स हैं, मेटल बेस्ड मिनरल्स, वो भरे पड़े हैं इसमें, अडोब है उसका पूरा। उसमें फेरस भी है जिसमें आयरन होते हैं, नॉन फेरस भी है जिसमें आयरन नहीं होते, और प्रीशियस मेटल्स भी हैं, जैसे कि आप जानते हैं यूरेनियम है, थोरियम है, डायमंड है। तो इस तरह के प्रीशियस रिसोर्सेज भी हैं। तो आर्कियन एरा जो रहा है, अजोइक एरा, उसके ये जो है ये फीचर्स रहे हैं। इस तरीके से अजोइक एरा की शुरुआत हुई है। इसी तरह फ्रेंड्स हम आगे के एराज भी देखेंगे कि उसमें क्या प्रोसेस रहे हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और उसके क्या क्या फीचर्स रहे हैं। आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं फ्रेंड्स, फिर बातें करेंगे, आगे तैयारी करेंगे अच्छे से।
तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।